गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ISPCS हिंदी। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हमारा इंडियन पॉलिटी से संबंधित होगा, जिसमें हम उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे जो यूपी PCS में बार बार पूछे जाते हैं और जिनकी आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब शामिल किया गया था? तो दोस्तों ये शामिल किया गया था आपके 22 जुलाई 1947 को। और जो हमारा संविधान लागू हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 को। हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, गणतंत्र वो राष्ट्र होता है जहाँ का जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है वो चुना जाता है। वो आपके डायरेक्ट भी चुना जा सकता है जनता द्वारा, और वो इनडायरेक्ट भी चुना जा सकता है, यानी प्रतिनिधि द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो हमारे राजेंद्र प्रसाद थे, ये हमारी जो संविधान समिति उसके अध्यक्ष थे, और वो भी स्थायी अध्यक्ष थे। और ये बने थे हमारे 11 दिसंबर 1946 को। इससे पहले जो अध्यक्ष थे संविधान सभा के, तो दोस्तों ये थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। और दोस्तों जो राजेंद्र प्रसाद है, ये भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। संविधान सभा के कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित कितने सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था आपके 296 सदस्यों के लिए। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को गाने का समय जो निर्धारित किया गया है, तो दोस्तों ये किया गया है 1 मिनट 5 सेकंड। स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था आंध्र प्रदेश का। और ये किया गया था किस में से? तमिलनाडु में से। ये तमिलनाडु में से किया गया था। जो तमिल बोलते थे उनको तमिलनाडु में कर दिया, और जो कन्नड़ बोलते थे उनको हमने आंध्र प्रदेश में कर दिया था। भारत के प्रधानमंत्री के वेतन व पूर्वापेक्षा का निर्णय कौन लेता है? तो दोस्तों ये लेता है हमारे संसद। जो हमारी संसद होती है ये लेती है। जो दोस्तों हमारा प्रधानमंत्री होता है, ये लोकसभा का प्रधान सदस्य होता है। प्रधान सदस्य इसलिए होता है क्योंकि जो बहुमत प्राप्त दल होता है उसका ये प्रधान होता है, और इसीलिए इसको लोकसभा का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिसीमन आयोग का 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। हाँ, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। तो दोस्तों जो हमारा परिसीमन आयोग होता है, इसका अध्यक्ष होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। जो हमारा चुनाव आयोग होता है, उसी का ही अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त। और जब परिसीमन आयोग बनाया जाता है, तो इसी का अध्यक्ष भी इसको बनाया जाता है। जो हमारा चुनाव आयोग होता है, जो हमारा निर्वाचन आयोग, जिसको हम निर्वाचन आयोग कहते हैं, ये 3 सदस्य से बने होता है। 1+2, एक होता है इसका हेड और 2 होते हैं इसमें अन्य सदस्य। हमारे संविधान के जो आर्टिकल 324 है, इसमें आपको चुनाव आयोग की बात देखने को मिलती है। निर्वाचन आयोग के बारे में पता चलता है। प्रत्येक मंडलीय परिषद का पदेन सभापति कौन होता है? तो दोस्तों ये होता है आपका केंद्रीय मंत्री। संविधान सभा में मुस्लिम वर्ग के लिए कितने प्रतिनिधि
आरक्षित किए गए हैं? तो दोस्तों ये किए गए हैं 31। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद कार्य करती है? तो दोस्तों ये करती है 6 राज्यों में, जिसमें आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, इस तरीके से 6 राज्य आपके आते हैं। दोस्तों थोड़ा इसके बारे में समझाता हूँ। हमारे देश में जो है 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो सभी राज्य है, सभी राज्यों में ज़्यादातर विधानसभा होती है, ज़्यादातर विधानसभा होती है, जिसके सदस्य कितने होते हैं, जिसके सदस्य वहाँ की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होते हैं। जैसे वर्तमान में उत्तर प्रदेश के हैं 403 विधानसभा के, और जो विधान परिषद है, जो हमारी विधान परिषद होती है, ये सभी राज्यों में नहीं होती। इसके लिए एक संविधान संशोधन करना पड़ता है, जिसको साधारण संविधान संशोधन कहते हैं, और उसके थ्रू क्या होता है, विधान परिषद बना दी जाती है। तो दोस्तों विधान जो परिषद होती है, इसमें 1/3 सदस्य होने चाहिए। जैसे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे लगभग 100 सदस्य हैं उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में। जो विधान परिषद होती है ये राज्यसभा की जैसी होती है, और जो विधानसभा होती है ये लोकसभा के जैसी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। अगर दोस्तों आपसे ये पूछ लिया जाए कि कितने शब्द जोड़े गए थे, तो आप बताना 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला था आपका समाजवाद, दूसरा था पंथनिरपेक्ष, और तीसरा था राष्ट्र की एकता। जो हमारा 42वां संविधान संशोधन है, इसे हम लघु संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इस संविधान संशोधन में बहुत सारे संविधान में संशोधन किया गया था, और कुछ जोड़े गए थे, कुछ हटाए गए थे। जैसा हम समाजवाद की बात करते हैं, यहाँ इसका उद्देश्य होता है कि राज्य का कार्य होगा कल्याणकारी करना, लोगों के जनहित करना, लोगों का कार्य करना। पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, राज्य किसी के भी साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राष्ट्र की एकता से मतलब ये है कि कुछ भी हो जाए, हमें राष्ट्र की एकता बनाए रखनी है और सबको एक साथ मिलजुल कर रहना है, बंधुत्व की भावना को बढ़ाना है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों ये आते हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय के। जो दोस्तों कलकत्ता है, जब अंग्रेज थे भारत में, तो ये भारत की राजधानी हुआ करता था, ये भारत की राजधानी हुआ करता था। 1911 में राजधानी हस्तांतरित करके दिल्ली पहुंचा दी गई थी। कहाँ पे पहुंचा दी गई थी? दिल्ली पहुंचा दी गई थी। और कलकत्ता जो है ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो दोस्तों ये की थी अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति ने कहा था कि सिर्फ 2 स्तर होने चाहिए, एक राज्य माफ़ कीजिएगा, एक जिला स्तर पर और एक होना चाहिए ब्लॉक स्तर पे। बाकी इससे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण समिति है, जिसका नाम है बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। जबकि बलवंत राय मेहता समिति थी, इसने 3 स्तर बताए थे, पहला ग्राम, दूसरा ब्लॉक और तीसरा जिला। और ये आई थी आपकी बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। कब आई थी? 1957 में आई थी। न्यायालय को आदेश पत्र जारी करके किसी कार्यवाही को इसलिए रोकना क्योंकि वह उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहते हैं प्रतिच्छेद। जो हमारे संविधान के आर्टिकल 32 में आपको देखने को मिलता है, जिसे अंबेडकर ने कहा था संविधान की आत्मा, जिसे कहा है संविधान की आत्मा कहा है। किसने कहा है? अंबेडकर जी ने। संविधान सभा की कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये थे आपके के एम मुंशी। संविधान के किस भाग में
नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो दोस्तों ये किए गए हैं हमारे संविधान के भाग 2 में, और जो हमारे आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है, जिसमें बताया गया है कि आपको नागरिकता किस प्रकार मिल सकती है और किस प्रकार उसको समाप्त किया जा सकता है। भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दोस्तों ये है कनाडा के संविधान से। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो दोस्तों ये होता है 6 वर्ष। वित्तीय आपात की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो दोस्तों ये की गई है हमारे संविधान के आर्टिकल 360 में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लगा है, तो दोस्तों भारत में वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगा है, एक बार भी नहीं लगा है, एक बार भी नहीं लगा है। मूल अधिकार संबंधी विचारधारा का प्रादुर्भाव कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था जब फ्रांस की क्रांति हुई थी ना 1989 में, जब मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी। क्योंकि जब ये क्रांति चल रही थी फ्रांस की, तो जो यहाँ की क्वीन थी, जिसको कहते थे महारानी बेखबर, तो उसने क्या करा था, उसने कहा कि अगर लोगों के पास रोटी नहीं है तो क्या हुआ, आप केक खाइए, आप पिज्ज़ा खाइए। तो वो ऐसा सोचती थी क्योंकि उसके पास तो खाने के लिए सब कुछ था, लेकिन जो जनता थी वो भूखी प्यास से मर रही थी। संविधान सभा की परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कर दिया गया? तो दोस्तों ये था आपका 69वां संविधान संशोधन, जो हुआ था आपके 1992 में। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों ये होता है आपका महान्यायवादी, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 76 में देखने को मिलता है, जिसको भारत का सबसे बड़ा वकील कहा जाता है। दोस्तों इसको पूर्ण अधिकार होता है, ये संविधान ये संसद में जा सकता है, वहाँ पर अपना मत रख सकता है, लेकिन इसके मत को माना जाए ऐसा कहीं भी बाध्यकारी नहीं है, सिर्फ ये अपनी बात रख सकता है। ये किसी भी न्यायालय में जाके केस लड़ सकता है। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों ये ली गई है फ्रांस के संविधान से। राज्यसभा के सदस्यों को कैसे चुना जाता है? तो दोस्तों राज्य की विधानसभा से निर्वाचित सदस्य द्वारा इसको चुना जाता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं जो राज्यसभा के सदस्य हैं इनको अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है, इन्हें अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है, जिसके 1/6 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं। और इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है। कितना होता है दोस्तों? 6 वर्ष होता है। और हमारे संविधान के आर्टिकल 80 में आपको राज्यसभा की बात देखने को मिलती है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको कहते हैं सभापति, उसको सभापति कहते हैं। और जो होता है भारत का उपराष्ट्रपति होता है। भारत में किस राज्य के लोगों की दोहरी नागरिकता प्राप्त थी? तो दोस्तों ये था आपका जम्मू कश्मीर, जिसको 1957 से लेके 2019 तक दोहरी नागरिकता प्राप्त थी, लेकिन 2019 में एक कानून बनाकर इसको समाप्त कर दिया गया है। और जो अब जम्मू कश्मीर में ये हमारे साधारण राज्य जैसा ही है अब वर्तमान में। संविधान में अंतःकरण की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों ये आती है हमारे आर्टिकल 25 में। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान के कौन से भाग में आती है, तो ये संविधान का जो भाग है, जो पार्ट है, ये रहेगा 3। और ये किसके अंतर्गत आती है? तो दोस्तों ये आती है हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। और जो हमारा मौलिक अधिकार है ये आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन किस निधि से दी जाती है? तो दोस्तों ये दी जाती है भारत की संचित निधि से।
ये दी जाती है भारत की संचित नदी से, जो हमारे संविधान का आर्टिकल 360, माफ़ कीजिएगा 360 या 366 है, हल्का सा यहाँ पे कन्फ्यूजन है। इससे दिया जाता है, जो भारत की संचित निधि होती है, इससे जितने भी भारत के सरकारी कर्मचारी होते हैं वो किसी भी पद पर हो, सभी का जो वेतन है भारत की संचित निधि से दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के आधार पर किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर किया जाता है। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ये अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इसमें जो भाग लेते हैं, तो दोस्तों इसमें भाग लेते हैं आपके राज्यसभा के सदस्य, लेकिन इसमें मनोनीत नहीं होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्य, साथ में आपके विधान परिषद, माफ़ कीजिएगा विधानसभा, जो राज्य की विधानसभा होती है उसके सदस्य, और साथ में दिल्ली और वह पौंडीचेरी के विधानसभा के सदस्य, ये सब लोग जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। केंद्र तथा एक अथवा उससे अधिक राज्यों में होने वाले विवाद के मामलों में किस न्यायालय द्वारा इसका निर्णय दिया जाता है? तो दोस्तों ये देता है आपका उच्चतम न्यायालय। जो उच्चतम न्यायालय, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, यह निर्णय लेता है, और ये इसका प्राथमिक कार्य होता है। ये उच्चतम न्यायालय का प्राथमिक कार्य होता है। सुप्रीम कोर्ट जो होता है ये भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है। भारत का जो न्यायालय है ये स्वतंत्र है, एकदम ये स्वतंत्र है, ये किसी के भी दबाव में कार्य नहीं करता है। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 1946 में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किए गए लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच कौन करता है? तो दोस्तों ये करता है लोक लेखा समिति करती है। जो हमारा आर्टिकल 148 है और आर्टिकल 148 से 151, ये आपको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताता है, जिसको कहते हैं कैग, CAG, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहा जाता है। इसकी नियुक्ति जो है ये करता है राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है, और राष्ट्रपति ही पद से हटा सकता है। जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के माध्यम से संसद को सौंपते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब भारत के संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा गया है? तो दोस्तों ये कहा गया है आर्टिकल 32 को, जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, जिसमें आपको 5 प्रकार की रिट देखने को मिलती है, जिसको हमारे संविधान के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने कहा था इसको संविधान की आत्मा। बाकी लोग तो संविधान की आत्मा, संविधान के प्रस्तावना को मानते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये थे आपके GV मावलंकन, गणेश वासुदेव मावलंकन। उच्चतम न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी कलकत्ता में 1862 को। भारत के एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों ये थे आपके डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष के लिए उच्च न्यायालय में एडवोकेट होना चाहिए? तो दोस्तों ये होना चाहिए लगभग 10 वर्ष के लिए। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, भारत का सबसे बड़ा जो उच्च न्यायालय है, जो सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, ये है आपके UP उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, जो विश्व का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, जिस पे सबसे ज़्यादा केस है और केस पेंडिंग पड़े हैं। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस
अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है आर्टिकल 19A में किया गया है। ये हमारे संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। और अगर ये पूछा जाए कि मौलिक अधिकार के कौन से वाले पार्ट में आता है, कौन से वाले भाग में आता है, तो दोस्तों ये आता है आपके स्वतंत्रता के अधिकार में। यह आता है आपके स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विरासत पशु 2010 में किसे शामिल किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था हाथी को। उच्चतम न्यायालय में कुल भारत के उच्चतम न्यायालय के कुल कितने न्यायाधीश है? ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं दोस्तों। अब जो है आपके 31 नहीं है, अब आपके 33 हो चुके हैं। अब आपके 33 हो चुके हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा पूर्वभूत विदेशी देशी रियासतों के शासकों का प्रिवीपर्स समाप्त कर दिया गया है? तो दोस्तों ये कर दिया गया है 26वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 1976 में। किस अनुच्छेद में अस्पष्टता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? तो ये है दोस्तों आपका आर्टिकल 17, जो मौलिक अधिकार में आता है। और मौलिक अधिकार का जो एक पार्ट है, जो प्रथम पार्ट है, जिसको कहते हैं समानता का अधिकार, इसके अंतर्गत आता है, जो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक देखने को आपको मिलता है। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों के प्रशासन के संबंध में किस अनुसूची में प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है 5वीं अनुसूची में, और इसको डालता है आपका राष्ट्रपति। ये केवल और केवल राष्ट्रपति के अधिकार होता है। अगर किसी राज्य में है तो वो राज्यपाल से ये बातें पूछता है कि ऐसा करना चाहिए या नहीं, इस तरीके से होता है। प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संतुष्टि किसने प्रस्तुत की थी? तो दोस्तों ये की थी आपकी साइमन कमीशन है, जो आपका आया था 1927 में। 1927 में आया था आपका साइमन कमीशन। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये आता है आपके गृह मंत्रालय के अंतर्गत। मौलिक कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था? तो दोस्तों ये थी आपकी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, जो आपकी 1978 में थी, और 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। जो 44वां संविधान संशोधन था ये 1978 में हुआ था। जो आपके मौलिक कर्तव्य है ये लिए गए यूएसएसआर से लिए गए हैं। वर्तमान में हमारे 11 मौलिक कर्तव्य है। वर्तमान में हमारे 11 मौलिक कर्तव्य है, लेकिन जब जोड़े गए थे तो जब केवल और केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 51A में आता है, और जो संविधान के पार्ट 4A में आता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी आपकी 24 जनवरी 1950 को। राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में देखने को मिलता है? तो दोस्तों ये देखने को मिलता है आपको 9वीं अनुसूची में। पहले जो हमारा संपत्ति का अधिकार था ये आर्टिकल 30 में आता था, जो पहले एक मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट था, जिसको समाप्त करते आर्टिकल 300A में शामिल कर दिया गया है। अब इसको वैधानिक या विधिक अधिकार बना दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 2 सितंबर 1946 को। किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति को, जैसा कि मैंने आपको बताया था। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों इसको कहते हैं एडवोकेट जनरल। और जो संघ का होता है या केंद्र का होता है,
सबसे बड़ा विधि अधिकारी, उसको कहते हैं अटॉर्नी जनरल, उसको कहते हैं एजी। राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो दोस्तों ये है आपके आर्टिकल 72। राष्ट्रपति किसी प्रकार की समाधान कर सकता है, किसी प्रकार की मृत्युदंड को भी समाप्त कर सकता है, परंतु जो हमारा राज्यपाल होता है वो केवल और केवल मृत्युदंड को छोड़कर सभी में संशोधन करा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन में कर दी गई थी? तो दोस्तों ये था आपके 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था आपके 1989 में, और ये कराया था आपके राजीव गांधी ने, ये कराया था राजीव गांधी ने। भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है? तो दोस्तों ये दिया जाता है गॉडगिल फॉर्मूले के आधार पर। जो हमारा 14वां वित्त आयोग था, इसके अध्यक्ष थे आपके वाई रेड्डी, और वर्तमान में है आपके अरविंद पनगड़िया। वर्तमान में आपके वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। आपात उपबंध संविधान के किस भाग में आते हैं? तो दोस्तों ये आते हैं आपके भाग 18 में, जिसमें 3 प्रकार के आपात उपबंध की बात की गई है। पहला आपका राष्ट्रीय आपात, दूसरा है आपका राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात, और तीसरा आपका वित्तीय आपात। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 के तहत इन तीनों का जिक्र हमें देखने को मिलता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज को सांविधिक रूप से किसके द्वारा जोड़ा गया था? तो दोस्तों ये था आपका 73वां संविधान संशोधन 1992, जिसके बाद क्या है हमारे संविधान के आर्टिकल 243 में हमें पंचायती राज के बारे में देखने को मिलता है, और हमारे संविधान की जो अनुसूची 11 और 12 है, इसमें भी आपको स्थानीय स्वशासन देखने को मिलता है। और जो आपकी अनुसूची 11 है इसमें आपको पंचायती राज की बात मिलती है, और जो हमारा पार्ट 9 है इसमें भी हमें पंचायती राज देखने को मिलता है। राज्य विधायिका में शुरू होने वाले धन विधेयक के लिए किसकी सहमति अति आवश्यक होती है? तो दोस्तों ये होती है आपके राज्यपाल की, और केंद्र में होती है राष्ट्रपति की, और जो अंतिम निर्णय है ये होता है आपके सभापति का। सभापति इन द सेंस आपके लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसकी होती है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? तो दोस्तों ये होती है राष्ट्रपति में निहित, क्योंकि भारत सरकार के जितने भी कार्य होते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। बाकी जो हमारी संसद है इसके 3 अंग होते हैं। पहला अंग होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है आपका राज्यसभा, और तीसरा होता है आपका लोकसभा होता है। भारतीय संविधान के 36वें संशोधन के फलस्वरूप पूर्ण राज्य का दर्जा किसको दिया गया था? तो दोस्तों ये दिया गया था सिक्किम को। किस राष्ट्रपति का निर्वाचन दूसरे चक्र की मतगणना के आधार पर हुआ था? तो दोस्तों ये थे आपके वीवी गिरी। भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो दोस्तों ये करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किस किस को नियुक्त करता है चलिए देखते हैं। पीएम को करता है, कैग को करता है, अटॉर्नी जनरल को करता है, सीआईजे को करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई को करता है। हाँ इसको कहेंगे सीआईजे नहीं, इसको कहेंगे दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई को करता है। जितने भी मंत्री होते हैं उन सबको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक, इन सबको नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलिए आगे देखते हैं। राज्यसभा सदस्य के लिए मिनिमम आयु कितनी होती है? तो दोस्तों ये होती है
30 वर्ष। और जो हमारा लोकसभा होता है, जो हमारा लोकसभा होता है, इसके लिए आयु कितनी चाहिए? तो दोस्तों इसके लिए चाहिए आयु 25 वर्ष। जो हमारा राष्ट्रपति है ये किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, बट जैसे राज्यसभा होगा तो उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, और जो लोकसभा होगा तो उसकी आयु जब भी 30 वर्ष से ज़्यादा ही होनी चाहिए। माफ़ कीजिएगा, 30 नहीं 35 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं 7 सदस्य होते हैं। 22 में टोटल होते हैं 22, जिनमें 7 होते हैं आपके राज्यसभा के, और जो बचे 15 ये होते हैं आपके लोकसभा के। जो 15 बचे ये होते हैं लोकसभा के। सेवाओं पर कर का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 88वें संविधान संशोधन द्वारा। दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है आपकी 10वीं अनुसूची में। ये इसलिए किया गया है जिससे कोई भी जो राजनीतिक पार्टी का सदस्य होता है, जो उसका मेंबर होता है, वो किसी प्रकार की गुटबंदी ना करे, किसी भी दल के साथ यूं ही ना चला जाए। अगर ऐसा जाएगा तो इसको दल बदल कानून के तहत उसकी सदस्यता ख़त्म कर दी जाएगी। राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो बने थे, तो इसके अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ये है इसके अध्यक्ष बने थे। यानी हम कह सकते हैं कि भारत के पहले प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे ये डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली थे, जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे। भारत के किस उपराष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हो गया था? तो दोस्तों ये हो गया था आपके कृष्णकांत के द्वारा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो दोस्तों ये करता है उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। अगर ऐसी कंडीशन हो कि उपराष्ट्रपति पद पर ना हो या उस उपराष्ट्रपति ना हो, तो जो राष्ट्रपति है ये अपना त्यागपत्र देगा CJI को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने की प्रेरणा किस संविधान के से ली गई थी? तो दोस्तों ये ली गई थी आयरलैंड के संविधान से। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 36 है और आर्टिकल 51, 36 से 51 तक आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखने को मिलते हैं, जो हमारे संविधान के पार्ट 4 में देखने को मिलता है। और जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इनका कार्य है इनका कार्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? तो ये था 69वां संविधान संशोधन 1992। भारत में आकस्मिकता विधि किसके अधिकार में होती है? तो दोस्तों ये होती है हमारे राष्ट्रपति के। यदि राज्य के प्रमुख दोस्तों ये थोड़ा टाइपिंग पे इशू है इसका, तो इसको थोड़ा काट देते हैं, थोड़ा टाइपिंग में इशू है। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये है 245, और वैसे जो मैक्सिमम है ये है 250। इसी प्रकार से जो हमारी लोकसभा है इसकी मैक्सिमम सीट होती है 550 और वर्तमान में है 545। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी 26 अक्टूबर 1962 को, जब भारत चीन युद्ध हुआ था। जब की गई थी। भारतीय संविधान अधिनियम में पहला संशोधन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1951 में। 1945 में गठित अंतरिम
मंत्रिमंडल में रेलवे मंत्री कौन था? तो ये थे आपके आसिफ अली। तो दोस्तों ये थे आपके आसिफ अली। संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो ये दी गई है आपको आर्टिकल 26 के तहत। सहकारिता आयोग का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों इसका गठन किया गया था 1983 में, जो आपके केंद्र राज्य से संबंधित है, राज्य से संबंधित है, जो आपके केंद्र राज्य से संबंधित है। किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति को मान्यता दी गई थी? तो दोस्तों ये था आपका केशवानंद भारती वाद, जो 1973 में आया था। इसी के तहत ही कहा गया था कि जो हमारी प्रस्तावना है ये संविधान का भाग है, परंतु इसमें आप ऐसा कोई भी संविधान संशोधन नहीं करेंगे जिससे इसकी जो मूल भावना है उसको ठेस पहुँचे। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो दोस्तों ये लेते हैं लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है संविधान के अनुच्छेद 315 का के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन की तो कोई मान्यता नहीं है क्योंकि अब कश्मीर से संबंधित कोई भी संविधान नहीं है, परंतु अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो कश्मीर का संविधान था ये कब लागू हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था और इसको ख़त्म कर दिया गया था 2019 में इसको समाप्त कर दिया गया था। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह मूल रूप से कहाँ पर देखने को मिलता है? तो दोस्तों हमारे संविधान की प्रस्तावना में आपको ये देखने को मिलेगा। संविधान सभा ने भारत में संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो ये किया था आपके 26 नवंबर 1949 को, और इसीलिए इस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु आपको 30 वर्ष होनी चाहिए। भारत की सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख जो है ये होता है आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो दोस्तों ये है आपका संविधान का अतिक्रमण, या कह सकते हो सिद्ध कदाचार। और जो महाभियोग है ये हमारे संविधान के आर्टिकल 61 में आपको देखने को मिलता है। जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या वो इस्तीफा दे देता है, तो जब उसका कार्यभार जो है उपराष्ट्रपति संभालता है, तो अधिकतम कितने महीने तक संभाल सकता है और फिर वहाँ पे चुनाव हो गए? तो दोस्तों 6 महीने तक संभाल सकता है, उसके बाद चुनाव कराने चाहिए। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। सार्वजनिक उपक्रम समिति में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों ये होती है 7। यदि किसी केस में संविधान से संबंधित फैसला लेना हो तो वो किस कोर्ट में जाएगा? तो दोस्तों केवल और केवल ऐसी कंडीशन में हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो दोस्तों ये प्राप्त है नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी अखिल भारतीय सेवा शुरू करनी हो तो ये अधिकार केवल और केवल राज्यसभा के ही पास होता है। श्री के संतानम समिति की सिफारिश पर निम्नलिखित में से कौन सा आयोग बना था? तो दोस्तों ये था आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसको कहते हैं CVC। वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष कौन रखवाता है? तो दोस्तों ये रखवाता है राष्ट्रपति। जो हमारा वित्त आयोग होता है ये हमारे संविधान के आर्टिकल 280 के तहत आता है। जो वित्त आयोग है इसका कार्य होता है केंद्र और राज्यों के बीच वित्त का वितरण करना। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? तो दोस्तों ये केवल और केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है ये जब होती है, जो संसद का सत्र शुरू होने पर भारतीय संघ की कार्य शक्ति निम्नलिखित में से किसके साथ होती है? तो दोस्तों ये होती है राष्ट्रपति के, क्योंकि जो भी भारत सरकार कार्य करती है, जो भी भारत के नाम पर कार्य होता है वो सब राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है।
तो दोस्तों इसी के साथ हमने बहुत सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं या जिनके पूछने की संभावना बहुत अत्यधिक होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।